छत्तीसगढ़ कैसे हो आप लोग? तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर नंबर 1 देखिए। उसमें मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है जो 2025 में छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका 100% आ सकता है। बहुत ज्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बेटा। एनसीईआरटी क्वेश्चन और बहुत सारे पीवाईक्यू है वो बढ़ जाती है। उसको देखने के बाद लेक्चर नंबर 2 देखिएगा, तभी जाकर आपको समझ आएगा कि मैंने जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उसका आंसर इसमें देखने को मिलेगा। अभी लेक्चर नंबर 3 मिलेगा, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 तक जा सकता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्लास 12th केमिस्ट्री का बेटा। लेक्चर को कभी भी स्किप मत किया करो। मिशन छत्तीसगढ़ एक ऐसा मिशन है, अब छत्तीसगढ़ का हर बच्चा पढ़ेगा। ये मिशन का मकसद है कि क्लास 10 और क्लास 12 का एक भी बच्चा फेल ना हो, एक भी बच्चा फेल ना हो, यही हमारा मिशन है। चलिए मिलते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन के साथ। लेक्चर बेहतरीन है बेटा, थोड़ा सा आपका लेंदी हो सकता है लेकिन मजा आएगा। देखिए कोई भी लेक्चर थोड़ा सा आपको स्किप नहीं करना है। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप आप पूरे सॉल्यूशन चैप्टर, सॉलिड स्टेट, उसका मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया। अभी तक आप नहीं देखे हो तो जाकर आप देख लीजिए। रात अभी 10:30 हो रहा है बेटा। हम कोशिश करते हैं कि आपको लेक्चर्स टाइम टू टाइम मिलते जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो एकदम टेंशन नहीं लेना है। देखिए भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है और मैंने दिया भी है। क्या दिया देखो, रेडी। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, थोड़ा सा लाइट चालू कर लेता हूं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लाइट एक बार चालू कर लेना, सही है। चलिए ठीक है, चलिए आपको दिख रहा है। देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। कोलरास लॉ ये 100% है बेटा। कोलरास लॉ आपका 100% है एंड इट्स टू एप्लीकेशंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए 2019 में आया है, 2021, 2022 लगातार 21 और 22 में पूछा गया है। आपका 24 में नहीं आया तो मतलब 2025 में आने की चांसेस बढ़ जाती है। 2025 में आने की चांसेस आपका ये क्वेश्चंस बढ़ जाती है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। कोलरास लॉ एंड इट्स टू एप्लीकेशंस। विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हो? कोलरास का नियम लिखते हुए उसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। ये हिंदी का और ये आपका इंग्लिश का। एकदम टेंशन लेना है, थोड़ा बेहतरीन समझाता हूं। इसका लेक्चर आपको एक बार और मिलेगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंजमेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू को, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। कोलरास एक साइंटिस्ट का नाम है। 1875 में गेवा जनरलाइजेशंस नोन एज कोलरास लॉ। ये इंग्लिश का है। क्या बोलता है भाई, क्या बोलता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस when the dissociations of the electrolytes is complete, each ions make a definite contributions towards molar conductance of the electrolytes respective of the nature of the other ion with which it is associated। देखिए कितना बेहतरीन बताया गया यहां पर। सेकेंड भी देख लेते हैं अपन बेटा। The value of molar conductance at infinite dilution is given by the sum of contributions of ions, cation and ions। देखिए इसमें तो सब एक चीज क्लियर हो गया कि मोलर कंडक्टेंस को निकालना है। मोलर कंडक्टेंस को कहते हैं मोलर चालकता। इसका अलग से डेफिनेशन आपको मैं समझा दूंगा। अगर आपको एकदम नहीं पता है मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता किसे कहते हैं, तो कमेंट करिएगा। उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा बेहतरीन तरीके से। क्योंकि बेटा देखिए यहां पर डायरेक्ट बताया जा रहा है आपको कि कोलरास लॉ बोलता क्या है। एकदम सिंपल है बेटा, कुछ नहीं कहता है। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिखा हुआ है विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव को क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी बनती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो है कोई भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे क्या करता है, अरेंज करता है, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? ऐसा सीरीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। चलिए यहां पर कोलरास का नियम लिखा गया है किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता, अनंत मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। ठीक है, कोई भी एसिड को जब आप डाइल्यूट करते हो उसमें आप कहीं ना कहीं वाटर को मिक्स करते हो, तो उस हद तक वाटर को मिक्स करते हो जब तक वो इनफाइनाइट डाइल्यूट ना हो जाए। अनंत की बात हो रही है। अनंत का जो कहानी है बेटा वो इस प्रकार होता है
याद रखना, अनंत तनुता पर मोलर चालकता दो मानों का योग है, दो मानों का मतलब दो वैल्यू का क्या है, एडिशन से, दो वैल्यू का एडिशन से क्या है, एक मान आपका धनायन है तो दूसरा मान आपका ऋणायन है। मतलब एकदम समझ आ गया मेरे को इतना तो भाई कि यहां पर कहानी ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोलरास लॉ का नियम है, अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ क्या बोलता है, द सम ऑफ कैटायंस, वहां कंट्रीब्यूशन क्या कर रहा है, कैटायंस प्लस एनायन का एडिशन से। देखिए मान लीजिए आपके पास NaCl है, अब NaCl को मिक्स करते हो, NaCl क्या है आपका, NaCl एक सॉल्ट है, NaCl एक सॉल्ट है, Na प्लस आयन और Cl माइनस है, उसमें भी आयंस देखोगे तो दो है ना भाई, दो है, दोनों का एडिशन से, द एडिशंस ऑफ कैटायन एंड एनायन विल बी कन्वर्टेड टू, आपका कंट्रीब्यूशन से एकदम पूरा कंप्लीट आपका NaCl। तो यहां पर ये समझ आ गया कि आपको कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टेंस। अगर आपको मोलर कंडक्टेंस नहीं आता तो कमेंट करके बताइए कि मोलर कंडक्टेंस बिल्कुल नहीं आता सर, स्कूल में भी पढ़े हैं, ट्यूशन में भी पढ़े हैं, लेकिन समझ नहीं आया, मैं आपको बेहतरीन तरीके से मोलर कंडक्टेंस आपको समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर यह समझ आया कि भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज गिवन बाय द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ आयंस। आयंस में आपको याद रखना है दो, आयंस में आपको दो याद रखना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है बेटा, ये एकदम क्लैरिटी है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये जो कैप दिख रहा है ना बेटा, ये जो कैप M इनफाइनाइट है, ये जो कैप, ये जो यहां पर दिख रहा है आपको कैप M, ठीक है, थोड़ा लेक्चर लेंदी होगा लेकिन समझ आएगा, मैं गारंटी देता हूं। यहां पर जो कैप इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं कैप, देखिए कैप M को क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता, क्या बोलते हैं, मोलर चालकता। जहां पर मोलर मास की बात आएगा मतलब आणविक द्रव्यमान की बात आएगा, मतलब अनुभार की बात आएगा, मजा आ गया, एक बार कमेंट करो, ठीक है, पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं बेटा, ये पूरा एकदम पढ़ के लाइन बाय लाइन चल रहा है। आप सॉल्यूशन चैप्टर देख लो, आप सॉलिड चैप्टर देख लो, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2019 में, 2018 में, जो भी क्वेश्चन है बेटा उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं लाइन बाय लाइन। ऐसे लेक्चर छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा लेक्चर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, लाइन बाय लाइन समझा रहा बेटा, या हिंदी में है, यहां पर इंग्लिश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए लैम्डा दिया गया है, ठीक है, ये लैम्डा है, लैम्डा इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस आयनिक कंट्रीब्यूशंस और आयनिक कंडक्टेंस। देखिए आयंस को कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, आयंस की कंट्रीब्यूट है, यहां पर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन, व्हाइल V प्लस V माइनस करके दिया गया है, आर द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायन, द फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है बेटा, आप समझने की कोशिश करिए। आप एक बीकर में मान लीजिए या कुछ सिस्टम में मान लीजिए आपका सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, बहुत गुड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कैटायन और एनायन सम एकदम एडिशंस पे रहता है, कैटायंस और एनायन सेम रेशो पे रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। जिसमें कैटायन और एनायन सिमिलैरिटी हो उसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। यहां पर देखिए एकदम डिसोसिएट होकर दिया गया है, ये आपका कैप है, ये जो C दिख रहा है ये कैटायन है, ठीक है बेटा, और A दिख रहा है ये आपका एनायन है, धनायन और ऋणायन। यहां पर लिखा होगा देखिए अनंत तनुता पर, इनफाइनाइट अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर आपका दिया गया है, अनंत तनुता पर धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता है। चलिए इसको एकदम क्लियर कंठस्थ कर लो बेटा, ये क्या दिया गया है, ये आपका डेरिवेशंस आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए ये एकदम क्लियर है। सबसे पहले क्या समझ आया आपको, एकदम समझ आएगी आपको, देखो यहां पर ये आपका कोलरास लॉ, ये आपका हिंदी में है और ये आपका इंग्लिश में। कोलरास लॉ एकदम सिंपल है, यहां पर द सम ऑफ क्या है बेटा, कैटायन और एनायन का कंट्रीब्यूट हो रहा है, उसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, मोलर चालकता कैलकुलेट करना है। अगर आपको मोलर चालकता नहीं आता या मोलर कंडक्टेंस नहीं आता तो कमेंट करिएगा, मैं स्पेशल मोलर कंडक्टेंस पे एकदम लेक्चर बना दूंगा 5 मिनट का। चल एप्लीकेशंस कोलरास लॉ का आता है, इसको 100% आपको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। कैलकुलेशन ऑफ मोलर, देखो मैं यही तो बोल रहा हूं, कैलकुलेशन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आपको क्वेश्चन देखे, एकदम टॉपिक समझना, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत सीरियस पढ़ाना चाहता हूं। वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब भी नहीं पता ना तो बताना मेरे को, मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है।
अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है इसका कमेंट करिएगा। मैं डेफिनेटली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए स्पेशल वीडियोस बना दूंगा। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले उस वीडियो को आप देख लोगे ना तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसी चुटकी में हो जाएगा बेटा। कोई ऐसा नहीं पढ़ाया होगा आपको, मजा आएगा। तो एक बार कमेंट करिएगा यहां तक अगर आप पहुंच जाते हो कि अगर ये भी नहीं आता तो इसको भी मैं समझा दूंगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे कैलकुलेट कर सकते हो मोलर कंडक्टेंस। इसका मतलब ये है, यहां पर दिया गया है दुर्बल विद्युत अपघटनों की अनंत अनुता पर तुल्यांक चालकता या आणविक चालकता का निर्धारण करना। ये 100% 2025 में आने का चांसेस बढ़ जाती है। 2025 के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या बोलता है भाई कहानी, molar conductance or equivalent conductance of weak electrolytes cannot be obtained graphically by extrapolation method since these are feebly ionized। ठीक है, कोलरास लो क्या है enables indirect evolution in such case for example molar conductance of acetic acid ठीक है can be obtained from the knowledge of molar conductance at infinite dilution HCl CH3 COO सोडियम एसिटेट लिया गया। चलो ठीक है, वही कहानी है। देखिए इस नियम के उपयोग से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांक चालकता या आणविक चालकता प्रबल विद्युत अपघट्यों में धनायन, अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ जो प्रबल की बात है और यहाँ पर दुर्बल की बात है, एकदम क्लैरिटी समझना बेटा, एकदम सिंपल है। इस नियम को उपयोग से, इस नियम के उपयोग से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स से कि तुल्यांक मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टेंस है मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता जो है या आणविक चालकता है वो आपका प्रबल विद्युत अपघट्यों में धनायनों ऋणायनों की चालकता के, यहां पर देखिए धनायन ऋणायन की चालकता के मानों का गणितीय समायोजन कर ज्ञात की जाती है। मतलब आपको यह समझ आया जो मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट होता है आपका, मतलब आपको सिंपल ये बताना चाह रहा हूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो मोलर कंडक्टेंस मतलब आणविक चालकता को ज्ञात कर सकते हो। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं, इसीलिए वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बेटा। आप वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा। ये एकदम एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो लेंथी हो सकता है लेकिन मजेदार होता है बेटा। एक वीडियो तो 40-50 मिनट का जरूर बनाता हूं जिसमें आपको पूरा समझा दूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देने से नहीं होता बेटा। पूरा छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस दे रहा है उससे कुछ नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के बाद समझाना सबसे बड़ा फर्ज होता है, क्योंकि दिसंबर का महीना है, प्री बोर्ड सर पे है, बोर्ड के एग्जाम सर पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दोगे तो ढूंढने में वक्त लगाओगे, वो वक्त मत लगाओ। बस आप मिशन छत्तीसगढ़ को फॉलो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं गारंटी देता हूं मिशन छत्तीसगढ़ आपके लिए सबसे सही साबित होगा। सबसे सही साबित होगा। बुरा तब लगता है रात भर जगकर वीडियो बनाते हैं और 100 व्यू आता है, 200 व्यू आता है। तकलीफ होती है लेकिन हार नहीं सकते बेटा। आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलिए, सो आणविक चालकता का निर्धारण करना है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल समझ है, एकदम स्मूथ भाषा में है बेटा। अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट है। देखिए आप एकदम लॉजिक समझिएगा, लॉजिक थोड़ा सा समझिएगा, मैं आपको बताता हूं। देखो लॉजिक समझिएगा, ठीक है। इसको मैं साफ करता हूं पढ़ाने के लिए। यहां पर देखिएगा क्या कहानी चल रहा है। यहां पर बोला गया है एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर आणविक चालकता की गणना। अच्छा, एसिटिक एसिड कोलरास लॉ में आपको CH3COOH का आपको मोलर क्या निकालना है, मोलर, ठीक है। देखिए आपको क्या निकालना है यहां पर, देखो आपको क्या निकालना है, देखिए यहां पर आपको निकालना है मोलर चालकता निकालना है, मोलर चालकता निकालना है एसिटिक एसिड का। अब कहानी में ट्विस्ट है कि भाई एसिटिक एसिड का आप देखेंगे यहां पर एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, यहां पर देखिए एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, निकालना है आपको एसिटिक एसिड का। अब इसमें कहानी में ट्विस्ट ये है कि सोडियम एसिटेट की बात हो रही है यहां पर, सोडियम एसिटेट की। जैसे मान लीजिए CH3COONA का बात हो रही है, ये आपका क्या है, सोडियम एसिटेट। ये क्या है बेटा आपका, सोडियम एसिटेट। पूरा समझाया जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। सोडियम एसिटेट हिंदी में भी सोडियम एसिटेट बोलते हैं, इंग्लिश में भी सोडियम एसिटेट बोलते हैं। चलिए अब इस सोडियम एसिटेट की कहानी है। तो जब आप सोडियम एसिटेट को देखोगे CH3COONA को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये कैसा कंट्रीब्यूट करता है, CH3COO
Na+, मतलब सोडियम आपका पॉजिटिव है और एसीटेट आपका क्या है बेटा, इसको एसीटेट बोलते हैं। देखो जिसको नहीं पता है भाई, बड़ा दिक्कत है केमिस्ट्री की दुनिया में, हिंदी इंग्लिश एकदम सेम है बेटा, एसीटेट को एसीटेट ही लिखते हैं, ठीक है। ये सोडियम है, सोडियम प्लस आयन और एसीटेट माइनस आयन करके ब्रेक हो जाता है। अब यहां पर आप देखिए, आपको निकालना क्या है, मोलर चालकता। आपको निकालना क्या है, मोलर चालकता निकालना है। देखो आपको क्या निकालना है, मोलर चालकता इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे किसका, एसिटिक एसिड का CH3COOH, इसका निकालना है। अब सोच के देखिए ये एसिटिक एसिड बना कैसे, ये एसिटिक एसिड बना कैसे, ये समझते, या तो ऐसा सोचो CH3COOH ले लेते, ठीक है। अब इसमें मिक्स कर देते अपन NaCl मिक्स कर देते। इमेजिन करिए सोडियम, यहां पर देखिए सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर देते हैं तो ये आपको रिएक्शन कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहां पर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये एकदम सिंपल समझाने की कोशिश करता हूं केमिस्ट्री को बेटा। लेक्चर्स को थोड़ा लेंथी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, लेकिन समझ आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं बेटा, गारंटी देता हूं, ठीक है, एकदम गारंटी देता हूं। CH3COOH+ आयन NaCl है, यहां पर देखिए ये HCl निकल जाएगा, यहां पर Na इसके साथ दोस्ती कर लेगा, ये बन गया CH3COO Na बन गया बेटा, और यहां पर बन गया आपका HCl बन गया। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर CH3COO Na का अगर मैं ट्रांसफर करके देखूं तो ये ऐसा कुछ प्रकार दिखेगा, CH3COO Na इक्वल दिख रहा है आपको। यहां पर देखो, ये कहानी देखो, यहां पर है ना कहानी, यहां पर दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये कहानी दिख रहा है आपको, ये कहानी दिख रहा है आपको। मैं अगर इसको इक्वल करके देखूं, अगर मैं कहना ये चाह रहा हूं, जैसे इसके भी अगर आप इक्वल करते हो ना, इसको भी देखो, अगर आपको एसिटिक एसिड निकालना है ना, आपको एसिटिक एसिड निकालना है तो कुछ मत करो आप, CH3COOH कर दो इक्वल। ये मैथमेटिकल में ट्रांसफर की बात हो रही है, वो वैसी का वैसी रखो, CH3COONA+HCl, ठीक है, माइनस ये NaCl उस पर चला जाएगा तो ये बन गया आपका NaCl। देखो एकदम सिंपल, ये जो कॉन्सेप्ट है ना एकदम ट्रिक कॉन्सेप्ट है, बस भाई ये कॉन्सेप्ट देखिए एकदम ट्रिक है। एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना था, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आप लिख दो, यहां पर आप लिख दो, देखो आपको क्या करना है, यहां पर लिख दिया आप मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट, यहां पर लिख दिया मोलर कंडक्टेंस, यहां पर लिख दिया आप मोलर कंडक्टेंस, यहां पर लिख दिया आप मोलर कंडक्टेंस। यही तो समझाना चाह रहा है कंट्रीब्यूशन भाई, यही तो समझा रहा है, देखो ना यही तो समझा रहा है। मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे CH3COOH इक्वल क्या है, HCl सोडियम एसिटेट और NaCl क्या माइनस पे हो गया, और कुछ नहीं करना है, इसके नाम से न्यूमेरिकल आता है, इसके नाम से ये फॉर्मूला रट लो है भाई, इसको अलग से समझा दूंगा मैं, फॉर्मूला याद कर लो, याद कर लो, ये क्वेश्चन तो आएगा, एक क्वेश्चन 100% आता है। बाकी देखिए पूरा सेम अरेंजमेंट लिखा गया है, ये 100% आपको पता होना चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, आणविक चालकता ज्ञात कर सकते हो, किसके लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। सबसे पहला एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से समझाऊंगा, इस एप्लीकेशन को आप कमेंट करके बताइएगा, इसमें एक न्यूमेरिकल करके भी दिखाऊंगा बेटा। ये थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, एकदम इजी बताने की कोशिश करो। दूसरा तो याद ही कर लो भाई, डिटरमाइन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस, वियोजन की मात्रा का ज्ञात करना, वियोजन की मात्रा का ज्ञात करना, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है। कोलरास लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इतना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं ना भाई, लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना भाई जो समझा रहा हूं, इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डिसोसिएशन की कहानी है टूटना, अलग अलग, ठीक है। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो 11th क्लास में पढ़ते थे ना, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, वियोजन, समायोजन, ऐसा करके कुछ पढ़ते थे ना बेटा, याद आया कुछ? अल्फा से डिनोट करते हैं डिसोसिएशन को, किसे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। यहां पर फॉर्मूला पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन। अच्छा, किसी सांद्रता पर तुल्यांक चालकता ये क्या है, कैप सी, चलो ठीक है, कंसंट्रेशन सी, ओके। तो बाय कोलरास लॉ यहां पर दिया गया मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस इक्वल, मैंने बताया क्या, लैम्डा से डिनोट कर रहे धनायन और ऋणायन को, पॉजिटिव और निगेटिव को। जो आयन है ना पॉजिटिव आयन, कैटायन, एनायन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे, लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे। यहां पर देखिए ना, पॉजिटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और ये आपका निगेटिव आयन एट
एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। एकदम क्लैरिटी है यार, कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव और निगेटिव को अलग अलग कर दो भाई, अलग अलग कर दो पॉजिटिव और निगेटिव को। वही आपका कोलरास लॉ। कोलरास लॉ क्या है, क्या कर रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव को क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट करने की कहानी कर रही है। कुछ नहीं है यार, केमिस्ट्री पानी है भाई केमिस्ट्री। यहां पर देखो क्या लिखा है, सम ऑफ आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। वही तो सम ऑफ आयनिक कंडक्टेंस, क्या सम ऑफ आयनिक कंडक्टेंस क्या बोल रहा है भाई, वो तो बोल रहा है ना लैम्डा पॉजिटिव प्लस लैम्डा निगेटिव, यही तो बोल रहा है भाई। ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, यही तो कहानी है। और क्या है बताओ, चलो क्या है बताओ। और रही बात इनफाइनाइट की बात है, लो यहां पर इनफाइनाइट कर लो भाई, और कुछ नहीं है, उसका सम की बात है। तो यहां पर फॉर्मूला लिखा होगा, देखो बेटा, अल्फा इक्वल दिखा है यहां पर कैप एम सी कैप एम इनफाइनाइट। सी मतलब कंसंट्रेशन, इस सी का मतलब हो जाएगा बेटा कंसंट्रेशन। मैं हूं टेंशन मतलब यही पर हूं, देखो हाथ दिख रहा होगा, ठीक है, कहीं नहीं जा रहा। कंसंट्रेशन, ठीक है, सांद्रता बोलते, ठीक है, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट बोलते इसे, इनफाइनाइट, ठीक है। चलो दिख रहा होगा, ये हाथ ये देखो, ये फॉर्मूला आप याद कर लो बस, और क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, एकदम सिंपल है, ठीक है। यही तो है, अरे भाई यही तो है, कैप कैप कैप, ये देखो सेलेक्ट हो जाता है ना, यही तो प्रॉब्लम इसका, ठीक है। इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होता है ना, सेलेक्ट हो जाता है लिखते लिखते। हाँ आ गया बेटा, वेरी गुड। चल तो ये सेलेक्ट को हटा देता हूं। चल यहां पर देखिए, ये आपका, ये तो कैप एम बोलो ना, कैप एम इनफाइनाइट पे, कैप एम क्या है, इनफाइनाइट पे। तो ये है कोलरास लॉ की कहानी, एकदम क्लैरिटी समझ आना चाहिए। ये कोलरास लॉ का आपका ये इंग्लिश का है, ये आपका हिंदी का है। चलिए अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है भाई, अच्छा पूरा समझ आया आपको, कोलरास लॉ पूरा समझ आया। देखो ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोलरास लॉ का मैंने लाइन बाय लाइन समझा दिया, अच्छे से सुनोगे ना पूरा समझ आएगा आपको, पूरा का पूरा समझ आएगा ये फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ना, अब भाई क्या है, कोरोजन, संक्षारण, जंग लगना। जंग लगना, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं अपन, आप भी पानी पी लीजिए क्योंकि बहुत देर से पढ़ रहे हो। कुछ लेक्चर 40 मिनट और 50 मिनट का होता है, लेकिन दमदार होता है। मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं, कोलरास लॉ, नर्नेस्ट इक्वेशन जो भी आएगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। मिशन छत्तीसगढ़ के साथ थोड़ा बना रहिए, मजा आएगा। चलिए हाँ भाई क्या कहानी है, कोरोजन, संक्षारण। अच्छा ये इंग्लिश का है, चलिए डरते नहीं अपन। अच्छा व्हाट इज कोरोजन। अच्छा 2019 में आया है, तो मतलब 2025 में आने की चांसेस इसके भी बढ़ जाते हैं, 2025 में आने की चांसेस इसकी भी बढ़ जाती है। चलिए ठीक है, इसकी भी चांसेस क्या होती है, चलिए तो ये हो गया भाई कोरोजन क्या है, ठीक है। ये है इंग्लिश में, ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगा हिंदी में। ये हिंदी में जंग लगना, एकदम मस्त डायग्राम लेकर आया आपके लिए, देखिए क्या डायग्राम, मजा आ रहा है। चलिए पढ़ते। कोरोजन, संक्षारण सबको पता है, जंग लगना, जंग लगना किसको नहीं पता है, कोरोजन के बारे में किसको नहीं पता है एकदम। कोरोजन क्या है भाई, चलिए ठीक है। प्रोसेस बाय विच द लेयर्स, लेयर्स की बात है, undesirable compounds are formed on the surface of a metal on its exposures to atmospheric condition। ये तो क्लैरिटी है, एटमॉस्फेरिक पर्यावरण, जो ये एटीएम की बात करते हैं ना, वन एटीएम, वन एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर पर्यावरण, इन्वायरमेंट में देख रहे हो आप, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन से आर कॉल्ड कोरोजन। एकदम संक्षारण मतलब जंग लगना, एकदम क्लैरिटी होना चाहिए बेटा आपको, हिंदी में भी क्लैरिटी होनी चाहिए, इंग्लिश में भी क्लैरिटी होना चाहिए। वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं के धीमी गति से अवांछित यौगिकों में बदल जाने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। लोहे में जंग लगना इसका प्रमुख उदाहरण है। मतलब जो वायुमंडल, जो आप पूरा आसपास के एनवायरमेंटल देखते हो, लोहे को देखो ना भाई, एकदम से जंग लग जाता है क्या, नहीं लगता ना, उसमें पानी पड़ता है, आसपास का नमी पड़ता है, तब जाके लोहे में क्या लगता है बेटा, जंग लगता है। मतलब जो प्रोसेस है वो काफी धीमा है, वो प्रोसेस जो है एकदम इजी, मतलब एकदम स्लो प्रोसेस है, उसको स्लो प्रोसेस है ना, ठीक है बेटा। आप जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे ना, उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होता है ना, उसमें जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे तो समझ आएगा फास्ट रिएक्शन क्या होता है, मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है, स्लो रिएक्शन क्या
होता है, एकदम धीमी अभिक्रिया, धीमी प्रोसेस है बेटा आपका कोरिजन। आसपास के नमियों की वजह से कोई भी धातु की प्रक्रिया बदल जाती है ना बेटा, तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, कोरिजन कहते हैं। यहां पर लिखा है देखिए, कुछ ऐसे चीजों में यहां पर लिखा है धीमी गति से अवांछित यौगिक को कंपाउंड्स में, ऐसे कुछ कंपाउंड्स में बदल जाने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। यहां पर डायग्राम आप देख रहे होंगे बेटा, एकदम क्लैरिटी समझाता हूं, मजा आएगा। देखिए ये आप एकदम मजा आएगा, एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा लेंदी होगा लेक्चर, लेकिन समझ आना चाहिए, मैटर कर तो समझ आना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा है ड्यू टू CO2, O2 एंड मॉइस्चर। अच्छा, तीन चीज तो याद ही रख लो भाई, CO2, O2 और मॉइस्चर्स, ठीक है। आयरन, चलिए इतना सा तो आप याद ही रख लीजिए। मॉइस्चर्स आयरन फॉर्म अ ब्राउन कलर सब्सटेंस। अच्छा भाई, CO2 गैस, O2 गैस एंड मॉइस्चर्स आयरन फॉर्म अ ब्राउन कलर सब्सटेंस, दिस इज रस्ट। अच्छा, इन अ प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम या ड्राई एयर रस्ट इज नॉट फॉर्म। अच्छा, रस्ट इज नॉट फॉर्म, कितना बेहतरीन बताया भाई कोरिजन, भाई मजा, इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। लोहे वायुमंडल की नमी, लोहा वायुमंडल की नमी CO2 और O2 के कारण। जो लोहा है ना, जो आयरन है बेटा, आपको भी पता है, लोहे में जो जंग लगता है, जो ब्राउन कलर का जो दिखता है ना बेटा, एकदम ब्राउन कलर का आपको दिखता होगा, भूरे रंग का जो सब्सटेंस बनता है, जो भूरे रंग का जो सब्सटेंस बनता है, किसकी वजह से बनता है, CO2, O2 और आसपास की नमी की वजह से। वहां पर जैसे वाटर पड़ते जाएगा ना लगातार, अगर लोहे में आप पानी डालते रहो, एक वक्त ऐसा आएगा आसपास का नमी की वजह से ना बेटा, वो क्या भूरे रंग का कन्वर्ट हो जाता है। लोहा किस पे कन्वर्ट हो जाता है, भूरे रंग का पदार्थ बोलो या सब्सटेंस बोलो, उसमें आप कन्वर्ट हो जाता है। तो एकदम क्लैरिटी बोला है भाई, लोहा वायुमंडल की नमी, अच्छा बात है, CO2 और O2 के कारण। ये तो दो रट्टा मार लो, CO2 O2 के कारण लोहे में लग जाता जंग। हमको नहीं करना जंग, हमको करना है एग्जाम में जंग, ठीक है बेटा। जंग लगाना नहीं है, यही है जंग। निवार्त या शुष्क वायु की उपस्थिति में जंग नहीं लगता। रस्ट इज नॉट फॉर्म आपका जंग। यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ बेटा, एकदम इंटरेस्टिंग, मजा आ गया, मजा आ गया लाइन। रस्ट इज, देखो ड्राई एयर रस्ट इज नॉट फॉर्म। अच्छा, वैक्यूम और ड्राई, यहां देखो ना, ये लाइन को नोट कर लो, पता है, वैक्यूम और ड्राई एयर रस्ट इज नॉट फॉर्म, मतलब जंग लगता है, किसकी वजह से नहीं, किसके वजह से जंग नहीं लगता है, यहां पर लिखा है निवार्त या शुष्क वायु की उपस्थिति में जंग नहीं लगता। किसकी वजह से लगता है, CO2 और O2 की नमी की वजह से क्या लगता है बेटा, यहां पर जंग लगता है, ठीक है। के कारण, किसके कारण, वायुमंडल की नमी, CO2 और O2 के कारण भूरे रंग का पदार्थ बनता है, उसमें क्या होता है, जंग लगता है, इसकी वजह से जंग नहीं लगता। एकदम बहुत अच्छा पॉइंट है, मजा आया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म, क्रिया विधि की बात करते हैं। मैकेनिज्म का हिंदी होता है बेटा क्रिया विधि। पूरा पढ़ा रहा हूं, ये नवबोध प्रबोध कोई भी किताब उठा लो, ये नोट्स ऐसा नोट्स नहीं समझाएगा कोई भाई, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है इसके बाद जो लेक्चर्स आने वाले वो काफी तगड़ा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स 3, 4, 5 तक जाएगा। आपका मन में क्वेश्चंस होंगे ना, आप कमेंट करिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट चैप्टर है बेटा, मेरा माय फेवरेट चैप्टर है, इसलिए मैं बहुत आराम से इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। 15-20 मिनट हो गया लेक्चर को, मैं समझ पा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफेस ऑफ इम्प्योर आयरन एक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कहानी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू आपका केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही तो होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और क्या होता है भाई, क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू, मतलब रासायनिक ऊर्जा किसमें, विद्युत ऊर्जा में क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है। विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तन होता है, आपका रासायनिक ऊर्जा में। यही तो कहानी है, दोनों बदलते रहते हैं और कुछ नहीं है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स सच ए सेल आर आल्सो नोन एज कोरिजन सेल, ठीक है। इन दिस सेल प्योर आयरन एक्ट अ एनोड एंड इम्प्योर आयरन एक्ट अ कैथोड। अच्छा, यहां बहुत बेहतरीन चीज है, देखो यहां मजा आया। जो प्योर आयरन होता है वो एक्ट करता है एनोड के जैसा, और जो आपका इम्प्योर आयरन होता है वो कैथोड के जैसा रिएक्ट करता है। यहां पर याद रखो, एनोड की कहानी आ गई और आ गई आपका कैथोड की कहानी आ गई, ठीक है भाई। अब कैथोड एनोड में एकदम याद रखना, एनोड जैसा एक्ट कौन करता है, प्योर आयरन, प्योर आयरन, आयरन में Fe लिख देता हूं, ठीक है। कैथोड में क्या करता है, इम्प्योर आयरन, ये याद रखो, इम्प्योर, ठीक है। यहां पर एकदम सिंपल है, एकदम भूलना नहीं है। इन विच O2 मॉइस्चर्स, इन विच O2 CO2 इज अ सॉल्युबल एक्ट,
अच्छा, एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट से उसमें सॉल्यूबल है, मतलब घुलने वाली की कहानी O2 और CO2 की। एकदम सिंपल समझा रहा हूं मैं आपको, एकदम सिंपल है। देखिए, अशुद्ध लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक सेल, अशुद्ध लोहे मतलब इम्प्योर आपका लोहा है, की भांति कार्य करती है। ऐसा सेल को संचारण सेल भी कहते हैं। इन सेलों में शुद्ध लोहा एनोड और अशुद्ध लोहा कैथोड की भांति कार्य करता है। नमी जिसमें O2 और CO2 विलय है, विद्युत अवघट्य का क्या है, कार्य करती है। वही तो बता रहा हूं मैं आपको, जो O2 और जो CO2 है विद्युत अवघट्य में, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूबल है, वो घुलने वाला कहानी है O2 और CO2। एकदम याद रखना है, ठीक है, एकदम सिंपल है। कहानी में ट्विस्ट ये है, अब कहानी को देखिए समझ आएगा। एकदम लिख दिया गया यहां पर, एकदम रीजन देखिए, एकदम बेहतरीन रस्ट देख रहे हो, वाटर, आयरन, Fe2+ आयन में कन्वर्ट, ठीक है भाई। यहाँ पर H2O, यहाँ पर O2 कैथोडिक रीजन है, एनोडिक रीजन है। एकदम सिंपल, ये रस्ट की फॉर्मूला है। आपसे अगर कोई पूछे जंग लगने की बात, जो फॉर्मूला होती है वो होती है बेटा F2O3 H2O, कोई भी नंबर पे हो सकता है, X बोलते हैं इसको, ठीक है, कोई भी नंबर पे होगा। ये 100% ये रस्ट है, जंग की कहानी है, जंग की कहानी है बेटा। किसकी कहानी है, जंग। यहाँ पर डायग्राम बहुत प्यारा दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। एकदम कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है आपको पता है। Fe जो आयरन है, Fe जो है बेटा, आपको भी पता है Fe क्या करता है, Fe2+ आयन में कन्वर्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, लॉस करता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Fe2+ आयन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है बेटा। यहां पर चार्ज 0 है। अब जब 0 से +2 पे जाता है ना, वो एकदम ऑक्सीडेशन की कहानी करता है। एकदम क्लैरिटी समझना बेटा, ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं मैं। बात क्या कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं। मतलब हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन की मेथोडोलॉजी यहां पर क्या पर गया, ऑक्सीडेशन हुआ। अगर आपको ऑक्सीडेशन नहीं आता, रिडक्शन नहीं आता, तो कमेंट करके बताइएगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैं समझाऊंगा, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा बेटा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ यहां पर, Fe 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Fe2+ आयन में बना, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन मेथोडोलॉजी बोलते हैं। अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट, अब यहां पर कैथोड की बात आ गई, ठीक है। यहां पर देखिए Fe2+ एनोड। अब भाई आप बोलोगे सर यहां कैथोड एनोड थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। यहां पर बात हो रही है एनोड, ऑक्सीडेशन हुआ तो एनोड की कहानी थी, देखो Fe2, है ना। और अब कैथोड की बात करोगे तो OH+ आयन, presence oxygen electrons are gained by water molecule and form OH- ion। यहां पर देखेंगे आप तो जो H2O दिख रहा है बेटा, वो O2 को गेन किया, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाया, OH- आयन बनाया। क्या किया, OH- आयन बनाया। यहां पर भी आप देखिए सेम रिएक्शन है बेटा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं द्वारा ले लिए जाते हैं, OH- आयन में बनाते हैं। OH- आयन बना, ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। यहां पर रट्टा मार लो, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्रहण करता है। यहां का पूरा रिएक्शन आप देख सकते हैं। एनोड पर बने Fe2+ आयन OH- आयनों से क्रिया करके FeOH2 सॉलिड बनाते हैं। यह आयरन 2+ आयन हाइड्रोक्साइड वायुमंडल के ऑक्सीजन द्वारा नमी की उपस्थिति में हाइड्रेट आयन ऑक्साइड बनाते हैं। वही तो कहना चाह रहा हूं भाई, वही तो कहना चाह रहा हूं। यहां पर लिखा देखिए, Fe2+ आयन फॉर्म एट एनोड रिएक्ट विथ OH- आयन। मतलब Fe2+ आयन ना OH- आयन के साथ रिएक्ट करके, आपके माइंड में क्लैरिटी हो रहा है। जो Fe है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe2+ आयन बनाया, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया। वहीं पर जो आपको दिख रहा है Fe, यहां पर जो H2O दिख रहा है ना बेटा, यहां पर जो ऑक्सीजन जो प्रेजेंस है ना, वो ऑक्सीजन क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल को, वाटर के अणुओं को ग्रहण करके क्या बनाया, OH- आयन बनाया, OH- आयन बनाया। यहां पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि FeOH2 मतलब क्या बना, आयरन हाइड्रोक्साइड। ये FeOH2 को क्या बोलते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते बेटा, आयरन हाइड्रोक्साइड। ये इंग्लिश में है, हिंदी में नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, ठीक है। इस रिएक्ट को आप हाइड्रेट, देखो इसको पूरा रिएक्ट करोगे ना, ऑक्साइड करोगे। यहां पर लिखा है देखिए, दिस आयरन हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर फॉर्म हाइड्रेट आयन, ऑफ मॉइस्चर फॉर्म हाइड्रेट आयन। यहां पर रिएक्शन आप देख रहे हैं, हाफ O2 एक्वस सॉल्यूशन और H2 आपका लिक्विड फॉर्म में है। उसको ट्वाइस कर दो, इतना आपका बन जाएगा। ये पूरा प्रोसेस को आप अच्छे से रीडिंग करिए, मैं गारंटी देता हूं आपको ये मैकेनिज्म पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। जंग लगना, लोहे में जंग लगना
बहुत आम बात है, लेकिन जो उसकी जो प्रोसेस होती है वो काफी धीमी होती है। इसको अच्छे से रीडिंग करिए, मेजर्स फॉर प्रिवेंट कोलिजन्स, ये 100% आपका 100% एग्जाम में आता है। मैंने पूरा लोहे में जंग लगने का बारे में समझा दिया, संक्षारण से बचाव के उपाय, संक्षारण लगने के बचाव के उपाय। देखिए आपको पता होगा, जब लोहे का कोई पलंग है आपके पास, मान लीजिए, इमेजिन, बचाव तो एकदम सिंपल है, इसको याद कर लीजिएगा। रस्ट जो जंग है ना बेटा, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है, इसको रट लो। पेपर में आता है बेटा, फॉर्मूला ही नहीं पता रहता बच्चे लोगों को, है ना। फॉर्मूला को याद कर लो, Fe2O3 पॉइंट यहाँ पर H2, Fe2O3, मेरे साथ बोलो, Fe2O3 पॉइंट H2, H2 एक्स में रहेगा, कोई भी नंबर 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो वो जंग है। संक्षारण से बचाव का उपाय क्या है, मतलब आपका आप कैसे बचा सकते हो लोहे में जंग लगना। आप मान लीजिए लोहे का पलंग है या लोहे का टेबल है, आप लोग देखे होंगे घर में कोई पापा होंगे या कोई भी बड़े भाई होंगे, तो क्या करते हैं, लोहे, अरे जंग लगने से पहले ना लोहे में पेंट कर लो, बात होती है ना, लोहे में पेंट कर लो भाई, पेंट कर लो, वो लंबा समय तक चलेगा, मतलब लंबा समय तक जंग नहीं लगेगा। अगर आप लोहे में पेंट नहीं करते हो तो जल्दी लग जाता है, क्योंकि पानी पड़ता है, O2 CO2 के कारण वहां पर नमी का जो उपस्थिति, वायुमंडल की नमी की वजह से क्या होता है बेटा, जंग लग जाता है। तो क्लैरिटी है, कोरिजन लोहे में जंग लगना आम बात है। अगर पेंट नहीं लगाओगे तो जंग ही लगेगा, इसलिए घर में जहां भी लोहा दिखता है ना, पहले तो उसको पोत दो, ठीक है, किससे पोत दो, कलर कर दो। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको आप रीडिंग करोगे तो आराम से समझ आएगा। ये हिंदी के नोट्स हैं, ये डायग्राम बहुत प्यारा लग रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कोरिजन, ये डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। इस डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये सेम है, सिमिलैरिटी है, ये थोड़ा कलरफुल है, ये थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। तो ये पूरा कोरिजन है, मैंने कोरिजन समझा दिया, थोड़ा समय लगा, और मैंने आपको ये समझा दिया कोल्ड्रास लॉ और कोरिजन। अगर आपको नहीं समझ आता है तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, कमेंट करिए, मैं वापस से समझा दूंगा। क्लैरिटी ऑन द स्पॉट समझाया जा रहा है, एकदम टेंशन नहीं ले। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये हिंदी मीडियम की कहानी थी, हिंदी मीडियम कोई नोट्स मेरे पास है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसके पीडीएफ चाहिए, अगर किसी भी लेक्चर्स का आपको नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए, आप कुछ मत किया करो, आप कमेंट किया करो बेटा। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, कुछ मत किया करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 हेल्प करके रहता है, मिशन छत्तीसगढ़ करके रहता है, उसमें जाकर आप क्लिक करिए। आपको अच्छा जो पीडीएफ होता है ना, वो पीडीएफ को टेलीग्राम में मिलेगा बेटा, पीडीएफ जो होता है वो टेलीग्राम में मिलेगा, और जो इमेजेस होता है, जो फोटो होता है, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में मिल जाएगा। एकदम टेंशन नहीं लेना बेटा, हम आपके साथ है, बस आपको कुछ नहीं करना है, मिशन छत्तीसगढ़ को क्या करना है, फॉलो करना है। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, डरने का नहीं है बेटा, अपन पढ़ाएंगे, हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है, एकदम सिंपल है। देखिए थोड़ा सा पानी में पी लेता हूं, आप भी पी लीजिए। ये 2020 में आया है, ये 2020 में आया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो 2025 में आने की चांसेस बढ़ जाती है। इसका बेसिक चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, तो आप एक बार कमेंट करिएगा मेरे को, ठीक है। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा उसको भी कमेंट करना। चलिए, ये तो बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। फिर भी पढ़ा देता हूं, देखो क्या है भाई। What is standard hydrogen electrode? C, इसको बोलते हैं SHEC, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाउ इज इट प्रिपेयर, कैसे बनता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है या कैसे बनाया जाता है, ये 101% आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये जितना भी मैं लेक्चर समझा रहा हूं, जो पीपीटी वाइज बनाकर बता रहा हूं, सॉल्यूशन चैप्टर हो या सॉलिड स्टेट चैप्टर हो या ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, एकदम क्लैरिटी। आपने बोला स्टेप बाय स्टेप समझाओ, तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, एकदम देखो सुना करो। आपने वीडियो को स्किप करके जाओगे और जल्दी जल्दी देखोगे तो नहीं होने वाला। एकदम ईयरफोन लगाओ कान में, कॉपी पेन पकड़ लो, स्टेप बाय स्टेप मेरी बातों को सुनते जाओ। मैं गारंटी देता हूं आपको लाइन बाय लाइन समझ आएगा। जहां नहीं समझ आएगा कमेंट करने का, मैं सॉल्यूशन दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 4-5 लेक्चर बनेंगे, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां पर कहानी क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक डायग्राम देख लेना। दिस कंसिस्ट ऑफ गैस एट 1 atm, ठीक है, प्रेशर बबलिंग ओवर अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। देखो भाई, यहां पर ना बात होगी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजी होता है। प्लैटिनम हो गया, बहुत सारी चीजें, ठीक है। इमर्स्ड इन अ 1 मोलर HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर की बात है, एज अ सो इन अ फिगर। अच्छा, ये डायग्राम दिख रहा है आपको। द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक to increase its surface. The hydrogen electrode thus constructed form of a half shell which on coupling with any other half shell begin to work on the principle of oxidation reduction. देखो, आपको अगर ऑक्सीडेशन नहीं आता है, आप कमेंट करिए, क्या पढ़ाऊंगा भाई,
ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसमें तो मैंने एक रूल्स भी बनाया है। RAO, राव सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, एकदम ट्रिक बताया भाई इसका। राव सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो सी राव करके एक ट्रिक है बेहतरीन। ट्रिक को जानने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ये ट्रिक को जानने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। सर ऐसा क्या बता दियो कि कैथोड एनोड को चुटकी में समझ जाओगे, कैथोड एनोड को चुटकी में समझ जाओगे। अगर इसका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आप डिमांड करोगे, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एंटी लॉग निकालना सिखा दूंगा, लॉगरिथम बता दूंगा, जितने भी बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपको ट्रिक में याद करवा दूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगर डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके लिखिए, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके लिखिए, तब जाकर मैं एक लेक्चर्स अपलोड करूंगा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, जिसमें आपको पूरा का पूरा एंटी लॉग, लॉग और पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करवा दूंगा। ऐसा डिमांड करिए पहले, तब बताऊंगा बेटा आपको, क्योंकि 11th का ये है ना, ये 11th का है। चलिए, तो कहानी में टिप्स क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस पर प्लैटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई है, ठीक है। प्लैटिनम की एक पतली पत्ती का इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन H+ के मोलर सांद्रता के विलयन में डुबा कर रखा जाता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोड है, वहां पर जो इलेक्ट्रोड देख रहे हो, वो प्लैटिनम का एक पतली पत्ती का इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन में, जो हाइड्रोजन आयन में क्या होता है, डुबा के रखा जाता है। मोलर सांद्रण के विलयन में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। यह कांच की एक नली से ढका रहता है, नली में से एक वायुमंडल दाब पर शुद्ध प्योर हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहां पर देखिए, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में देखिए हाइड्रोजन एट 1 एटीएम पे है हाइड्रोजन आपका। चलिए, 1 मोलर H+ सॉल्यूशन, ये जो दिख रहा है बेटा आपको, ये जो दिख रहा है आपको सॉल्यूशन है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये आपको जो दिख रहा है बेटा, ये प्लैटिनम का एक परत है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है आप जो देख रहे हो, ठीक है। चलिए, तो कुछ नहीं है उसमें, आप देखेंगे यहां पर लिखा प्लैटिनम पर हाइड्रोजन गैस अवशोषित होती है। जो हाइड्रोजन गैस है, जो यहां पर जो आप हाइड्रोजन आयन है ना, ये इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन के एक मोलर सांद्रण के विलयन में डुबाकर रखा गया है, वो प्लैटिनम की एक पत्ती को, पतली पट्टी को, तो उसमें लिखा है प्लैटिनम पर हाइड्रोजन गैस अवशोषित होती है। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ देखिए, यहां पर देखिए ना, इलेक्ट्रोड डिपेंडिंग अपॉन द कपलिंग अदर द हाफ सेल बिगिंस, ठीक है। यहां पर देखिए पूरा रिएक्ट वही है, प्लैटिनम पर हाइड्रोजन गैस अवशोषित होती है तथा शीघ्र ही H2 और H2+ आयन के बीच साम्य स्थापित होता है। इक्विलिब्रियम स्थापित होता है किसके बीच? H2 और H2+ आयन के बीच। मतलब भाई H2O+ और H2O के बीच साम्य स्थापित होता है। यहां पर देखिए व्हेन एट द एनोड, अच्छा ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट है, इस पूरे को रिप्रेजेंट देख लीजिए एक बार। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड होने पर सेल अभिक्रिया कैसी होती है? मानक हाइड्रोजन, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पहली बात तो एक क्लियर करो, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है मानक, एक होता नहीं है मानक, ठीक है बेटा। तो जो स्टैंडर्ड जो वर्ड है ना, उसका मतलब ही कांस्टेंट वैल्यू होता है। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, वो स्टैंडर्ड है, मानक, माना मतलब माना हुआ वैल्यू। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो माना हुआ वैल्यू है, मतलब वो एक कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, एकदम उसको चेंज नहीं कर सकते आप, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। पहले तो ये क्लियर करो कि मानक का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड। मानक का मतलब क्या, मानक का अर्थ क्या है, उसको समझने के लिए आपको समझना ही होता है स्टैंडर्ड, मतलब वो वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर H2 2H+ आया ना, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया है। इस इलेक्ट्रोड को सेल में बाईं और H2O यहां पर लिखा गया, देखो व्हेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इट इज रिप्रेजेंटेड कैथोड, ठीक है। ये पूरा का पूरा एकदम सिमिलैरिटी, इसको आप देखोगे तो समझ आ जाएगा, कुछ नहीं है भाई। ये सब रिप्रेजेंटेशन अगर आपको सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके आपको कमेंट करना पड़ेगा। इसको आप बाकी कर लीजिए, कुछ नहीं है, एकदम इजी है, एकदम क्लैरिटी है कि प्लैटिनम की ब्लैक की जो परत है वहां पर आप देखोगे चढ़ी हुई प्लैटिनम की एक पतली पत्ती को इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन में डुबोकर रखा जाता है, एकदम वहां पर लिखा गया, ठीक है। चल इसको अच्छे से कर लीजिए, बहुत छोटा सा थ्योरी है, अगर फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट करके बताएंगे, एकदम कुछ नहीं है, इसका जस्ट ट्रांसलेट है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, दोनों डिफरेंट नहीं है। आप पढ़ लीजिए एक बार, पूरा समझ आ जाएगा। चल इसके लिए बेसिक अगर चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है, उसका अलग लेक्चर्स बनाएंगे। चलिए भाई, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है अपने पास, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। चल ये है आपका लास्ट टॉपिक, फैराडे
फैराडे, अगर फैराडे का बेसिक चाहिए ना आपको तो कमेंट करना मेरे को, फैराडे का बेसिक चाहिए, फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ, इसका अगर एकदम प्रॉपर बेसिक चाहिए वो भी कमेंट करिएगा। मैं बता रहा हूं ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले, ये तो डायरेक्ट बता रहा हूं, इसका पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया था आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया, तो करके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद सेकंड लेक्चर में मैंने ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मैंने दमदार एक्सप्लेन किया बेटा, कोरास लॉ को और कोरिजन्स को और कुछ टॉपिक्स को। आपको नर्नस इक्वेशन के लिए सिंगल लेक्चर देखना पड़ेगा, नर्नस इक्वेशन को तो मैं नर्नस इक्वेशन को अलग से पढ़ाऊंगा, हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, मैं लिखूंगा भले इंग्लिश में, लेकिन मैं गारंटी देता हूं नर्नस इक्वेशन का पूरा डेरिवेशंस करके बताऊंगा, उसके बाद हिंदी में भी समझाऊंगा बेटा, एकदम टेंशन नहीं लेना। मैं आपको बोल रहा हूं ना, मैं नर्नस इक्वेशन को अलग से पढ़ाऊंगा, उसके न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, वो तो मेरा फेवरेट टॉपिक है यार, उसको तो बेहतरीन से पढ़ाऊंगा। देखना नर्नस इक्वेशन जैसा पढ़ाऊंगा ना, कोई नहीं पढ़ाया वो नर्नस इक्वेशन में जो लेक्चर्स है ना बेटा, वो आपका सीबीएसई, आईसीएसई और सीजी बोर्ड के लिए भी, पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के लिए काम आएगा और पूरा इंडिया के लिए काम आएगा। नर्नस इक्वेशन मेरा फेवरेट टॉपिक है बेटा, ठीक है, उसमें बेहतरीन मैं ई सेल निकाल के दिखाऊंगा, कोई मैं खुद का ट्रिक है भाई, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलिए, तो फैराडे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 100% आता है। चलिए देखिए, इसमें सेकंड लॉ भी है, फर्स्ट लॉ भी है, तो इसका आपको समझता है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। कहां थे अपन, चल भाई, फैराडे ना 2025 में चांस है दोस्तों, ये ना 2025 में आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करके बोल रहा हूं। फैराडेस लॉ फिजिक्स में भी है, इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम 1832 की कहानी है। क्या कहानी है भाई 1832 की? अच्छा, द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड एंड लिबरेट एट any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed। अच्छा, जो इसका फर्स्ट लॉ है वो कहानी है फर्स्ट लॉ का, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, क्वांटिटी की बात है। चलो ठीक है, एकदम समझ आ गया। यहां पर एक तो समझ आ गया, विद्युत अपघट्य से किसी इलेक्ट्रोड पर, विद्युत अपघट्य से, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब विद्युत अपघट्य से इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रभावित विद्युत धारा की मात्रा के, मतलब जो वहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या जो पास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो मात्रा के, मतलब जो क्वांटिटी, यहां पर क्वांटिटी दिया गया है, द मास ऑफ एनी सब्सटेंस, द मास ऑफ एनी सब्सटेंस, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, मतलब वेट की बात कर रहे हैं। एकदम क्लैरिटी देखो यहां पर क्या लिखा, इफ W ग्राम वेट ऑफ ग्राम सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड, जो वहां सब्सटेंस डिपॉजिट कर रहा है उसको हम W से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, वेट है, ऑन द पासिंग Q कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो Q की बात आती है, Q, ठीक है बेटा, चार्ज की बात आती है, किसकी बात आती है, चार्ज की बात आती है, कूलम, चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है बेटा, कूलम है। कुछ नहीं है भाई, एकदम सिंपल है, यहां पर लिखा गया है कि माना I एम्पियर की धारा t सेकंड तक प्रभावित करने पर इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है। तो इस नियम से कुछ नहीं है बेटा, द मास, मास जो है वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पासिंग ऑफ चार्ज, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात आ रही है, तो चार्ज जो फ्लो, द चार्ज है ना, फ्लो हो रहा है जो भाई, उसमें जो बात हो रही है वो क्या है आपका, Q है। अब ये Q क्या है, कूलम में विद्युत की मात्रा I इंटू टी, मतलब I एम्पियर का यहां पर लिखा है, देखिए I Z, यहां पर दिख रहा है आपको WZQ, तो Z इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के Z लिख दिया, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। एकदम क्लैरिटी, ये कहानी बताना चाह रहा है कि W मास पे डिपेंड करता है, पहला जो लॉ है ना मास पे डिपेंड करता है, जो सब्सटेंस डिपॉजिट कर रहा है उसके मास पे डिपेंड करता है आपका पहला लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड करता है, जो सब्सटेंस डिपॉजिट कर रहा है बेटा उसके मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, और W इक्वल ZQ, Z यहां पर क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है बेटा, ठीक है, ये एकदम क्लियर है। यहां पर लिखा हुआ देखिए, Q को 1 ले लो, I को 1 ले लो, 1 एम्पियर, और T 1 सेकेंड, W Z, मतलब कहने का मतलब है W इंटू W इक्वल क्या हो जाएगा Z। मतलब एक तो चीज समझ आया, यहां पर जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल है ना, यहां पर देखो इलेक्ट्रोकेमिकल जो इक्विवेलेंट है उसके इक्वल होता है जो मास है, ठीक है, उसके मास के इक्वल होता है। एकदम सिंपल है, क्या बताया मेरे को तो एकदम बहुत इजी लगा, चीजें एकदम सिंपल है। देखो ना क्या लिखा है, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन अ करंट ऑफ अ 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड, पर सेकेंड पे 1 एम्पियर क्या होता है, फ्लो होता है।
पर सेकेंड पे 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, करंट पास होता है। एक मास, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड, जैसे आप मास ऑफ द सब्सटेंस को डिपोजिटेड करते हो तो करंट जो फ्लो होता है वो 1 एम्पियर होता है पर सेकेंड पे। वही तो लिख रहा है भाई, आई एम्पियर की धारा t सेकेंड पर, मतलब पर सेकेंड तक प्रभावित करने पर इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पदार्थ क्या होता है, मुक्त होता है। उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, इस नियम से कहते हैं। तो द्वितीय नियम पढ़ लो। क्या है द्वितीय नियम भाई, बोलता है, ये तो श्रेणी वाला है, ये तो है ना, when same quantity of the electricity pass through solution of different electrolytes connected in series, the weight of the substance produced at the electrodes are directly proportional to the, ये बस श्रेणी की बात आ गई है, हाँ, प्रोपोर्शनल टू द देयर इक्विवेलेंट मास। अच्छा, कहने का मतलब जब श्रेणी क्रम में लगे हुए विभिन्न विद्युत अपघट्य अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के विलयन से होकर विद्युत की समान मात्रा प्रभावित की जाती है। अच्छा, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो पास करा रहे हैं ना वो सेम है। अच्छा, विद्युत की समान मात्रा, सेम क्वांटिटी पास्ट इलेक्ट्रिसिटी या करंट की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। मतलब एकदम सिंपल है। यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए आपके पास कॉपर सल्फेट है और मान लीजिए आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, डिपॉजिटेड किया। जो कॉपर सल्फेट है, देखिए कॉपर सल्फेट को ब्रेक करोगे तो पहले कॉपर की बात आएगी, ठीक है, कॉपर 2+ आयन, अरे यार आता है भाई, आता है, ऐसा टेंशन मत लिया करो ना, मैं तो कॉपर की बात, उसमें कॉपर ले लो और AgNO3 में Ag ले लो, ठीक है। आप AgNO3 में क्या ले लो, Ag ले लो, ठीक है, चलिए Ag ले लो। अब यहां पर ट्विस्ट ये है, जैसे आप कॉपर को डिपॉजिट करोगे उसी का इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट ये भी नहीं आता तो इसका भी आप कमेंट करिएगा। तुल्यांकी भार, भाई कॉपर की तुल्यांकी भार की बात हो रही है, मास ऑफ कॉपर इसके इक्वल होता है। कॉपर को जैसे आप डिपॉजिट किया, मतलब वेट, कॉपर का वेट किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। अच्छा ठीक है, कहानी में ट्विस्ट है। अगर सिल्वर की बात किया तो सिल्वर, वेट ऑफ सिल्वर, सिल्वर की वेट किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। मतलब कहने का मतलब दोस्त ये है, यहां पर जो देख रहे हो ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो विद्युत अपघट्यों में विद्युत की समान मात्रा प्रभावित करने वाले पर विवेचित पदार्थ की मात्राएं W1 W2 है। वेट कॉपर हो, Ag हो, जितने भी डिफरेंट आपके यूज कर रहे हो, आप जो भी सब्सटेंस यूज कर रहे हो, वो वेट 1, वेट 2, वेट 3 Ag का हो या आपका सिल्वर का हो या कॉपर का हो, किसी का, उसका रासायनिक तुल्यांकी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे E1 E2। और कुछ नहीं है भाई, और कुछ नहीं है। ये डायग्राम देख लीजिए, कॉपर सल्फेट है, ये आपका AgNO3 है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हो भाई, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो, एकदम क्लैरिटी है भाई, कुछ नहीं, वोल्टामीटर एनालिसिस सीरीज है भाई। वेट ऑफ कॉपर, जो सब्सटेंस, द मास ऑफ सब्सटेंस, जो आप वेट ऑफ कॉपर, कोई भी कॉपर यूज कर रहे हो, कोई भी सिल्वर यूज कर रहे हो, उसका वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो कॉपर हो या सिल्वर हो या कुछ भी यूज करो, कोई भी सब्सटेंस यूज करिए, उसका मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसी का क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, मतलब तुल्यांकी भार के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर कहानी मेरा खत्म होता है, पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया एक एक करके। कोई भी डाउट आता है, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हमने एक मिशन चालू किया है जिसका नाम है मिशन छत्तीसगढ़, जो लगातार आपके क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है। क्लास 10th और क्लास 12 के लिए एकदम लगातार काम किया जा रहा है। आपको एकदम चिंता नहीं करना है, बस मिशन छत्तीसगढ़ के मिशन को फॉलो करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है, क्योंकि सॉलिड स्टेट और आपका सॉल्यूशन, विलयन और ठोस अवस्था हिंदी में, इंग्लिश में पूरा कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड कर दिया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसके लिंक को क्लिक करिए, उस लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप देखिए। अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करिए। वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर आप पहले देख कर आइए, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया, उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की। ये लेक्चर नंबर 2 था। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में अगर आपका डिमांड होता है
अगर आपका डिमांड होता है कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले समझा दीजिए सर, हम उसको पढ़ लेंगे तो हमको समझ आएगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, जितने भी टॉपिक्स मैंने समझाया उसके जो बेसिक वर्ड्स है वो नहीं समझ आ रहा है, या सर हम कोचिंग तो जा रहे हैं, ट्यूशन तो जा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ आया, सर हम स्कूल भी जा रहे हैं फिर भी नहीं समझ आया, तो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिमांड आएगा, आप कमेंट करोगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेकर आऊंगा और एक ही लेक्चर में पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक खत्म कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।